एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है या फिर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं, क्या क्या नहीं है, कैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं और कैसे एडिटोरियल्स को इंटरप्रेट करना है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 28 दिसंबर, थर्सडे। तो चलिए हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो सबसे पहले आपका एक आर्टिकल आता है, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल होता है अभी जो रिसेंटली ड्रोन अटैक हुआ है एक शिप पे जिसमें इंडिया के मर्चेंट्स थे, उसके ऊपर उसका है। उसके बाद है मेकिंग हेल्थ आर टॉप प्रायोरिटी इन 2024, ये आपका द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ चार्ट्स WHO स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंडिया क्राफ्टेड, ये आपका हेल्थ केयर के ऊपर आर्टिकल है एक। ठीक है, एडिटोरियल है। उसके बाद है विल SLIM रेवोल्यूशनाइज लूनर लैंडिंग्स। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस। तो सबसे पहला आर्टिकल है आपका टेकिंग ऑन द ड्रोन। ठीक है, तो अगर इसकी रेलेवेंस की बात करें तो रेलेवेंस में देखिए, अगर प्री की बात करें, प्री में यहाँ पे ड्रोन्स के बारे में बात हो रही है। देखिए ड्रोन्स के बारे में बात हो रही है, तो ड्रोन्स का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या लॉज है, क्या क्या उनसे रिलेटेड थ्रेट्स हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत है कि कितने टाइप के ड्रोन्स होते हैं, क्या किन प्रिंसिपल्स पे ड्रोन्स काम करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे इंडिया के डिफेंस की बात हो रही है। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंडियन ओशन रीजन में इंडिया अलग अलग जो मैरीटाइम डिफेंस एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराता है या करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या इंडियन ओशन रीजन में, स्पेशली आपके रेड सी में क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं। एंड इसके अलावा ये आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड सी की बात हो रही है। तो रेड सी का बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल इम्पॉर्टेंस है कि सबसे पहले कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, उनके आसपास जो रेड सी के आसपास। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप जो रेड सी के बारे में अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं और कैसा उसका संबंध है अलग अलग प्लेट टेक्टोनिक से। ठीक है, इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। एंड अगर हम मेंस की अगर बात करें तो मेंस में ये आपका GS3 के अंडर में आता है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाले चैप्टर के अंडर। इंटरनल जो सिलेबस का इंटरनल सिक्योरिटी है उसके अंडर, स्पेशली उसमें भी आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इवॉल्विंग नेचर्स ऑफ वॉरफेयर, एक टाइप से जो अब ड्रोन वॉरफेयर हो गया आपका ड्रोन वॉरफेयर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या एनालिसिस किया गया है। तो सबसे पहले तो बताया गया है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 23 को क्या हुआ था। दिसंबर 23 को यूनाइटेड किंगडम मर्चेंट ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका इंडियन ओशन रीजन में, वेस्टर्न इंडियन ओशन में अलग अलग मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को लेके निगरानी रखता है। उसने इंडिया को रिपोर्ट किया अ सस्पेक्टेड आर्म्ड ड्रोन अटैक ऑन अ मर्चेंट शिप 200 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पोरबंदर। तो पोरबंदर है उससे 200 मील दूर, वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पे एक शिप के ऊपर आर्म्ड ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन के माध्यम से हमला हुआ है। शिप का नाम था MV चेम प्लूटो। ये ध्यान में रखिएगा, ये एक आपका कीवर्ड है। इस तरीके के कीवर्ड्स आपके प्री में अक्सर पूछे जाते हैं। ये एक लाइबेरिया की फ्लैग्ड फिश है, ये शिप है, केमिकल टैंकर है। और इस शिप की खास बात ये थी, इंपॉर्टेंट है न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इस शिप पे 20 इंडियंस जो थे वो मर्चेंट्स के तौर पे वहाँ उस पे तैनात थे। तो 20 इंडियंस जो थे वो क्रू थे वहाँ उसका। एंड क्योंकि इंडियंस एक शिप पे थे जिस पे अटैक हुआ, इसलिए ये इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि उसके सिटीज़न पे बाहर अटैक हो रहा है। और ये जो शिप थी सऊदी अरेबिया के जुबैल पोर्ट से न्यू मैंगलोर तक आ रही थी। तो सऊदी अरेबिया से ये इंडिया की तरफ शिप आ रही थी। ठीक है, रेड सी से होके आ रही थी। और क्या कहते हैं, इसमें 20 इंडियंस क्रू थे। ठीक है, 20 इंडियन वर्कर्स थे और इस शिप पे अटैक हुआ।
ठीक है, बाय अ यूएवी। ये जो आर्म ड्रोन स्ट्राइक है, ड्रोन जो होता है आपका यूएवी होता है। तो और इसके बाद यहाँ पे शिप पे बहुत बड़ी आग लग गई। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, ये आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद इस सिचुएशन के बाद के यहाँ पे इंसिडेंट्स बताए हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यू दिल्ली डिस्पैच्ड एन इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल एंड एन इंडियन वॉरशिप टू द साइट ऑफ अटैक। जैसे ही इंडिया को पता चला तो इंडिया ने अपने कुछ लड़ाकू जहाज़ वहाँ पे भी भेज दिए। द इंडियन नेवी, और इसके बाद ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इंडियन नेवी जो है अभी तक बहुत कम हुआ है कि इंडियन नेवी को मैरीटाइम एरियाज़ में ड्रोन से मुकाबला करना पड़े, ठीक है। ड्रोन सिविलियन शिप्स पे ड्रोन अटैक जो है अब इंडिया के लिए एक नई चीज़ है, इससे पहले बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। जो इंडियन ओशन में जो मैरीटाइम फोर्सेस हैं आपकी, ठीक है, अलग अलग देशों की जो नेवी है, उन्हें पायरेट्स से जूझने की तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग है, पायरेट्स को हैंडल तो करते हैं, लेकिन जो आपके रेडिकल मिलिटेंट टैक्टिक्स होते हैं, जैसे आपके ड्रोन अटैक्स हो गए, और ये जो टैक्टिक है ज़्यादातर हुतीज़ यूज़ करते हैं, इनसे अभी अनअकस्टम्ड है, ठीक है। तो हुती क्या है, ये मैंने देखिए, ये भी एक कीवर्ड है, ये मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, ठीक है। तो हुतीज़ क्या है, एक टाइप से ईरान बैक्ड ग्रुप दैट हैज़ बीन कैरिंग आउट एरियल ड्रोन बॉम्बिंग एंड मिसाइल अटैक ऑन सिविलियन शिप। तो एक ग्रुप है जिसको ईरान जो है सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है, और फाइनेंशियल और अलग अलग तरीके का सपोर्ट देता है। और ये ग्रुप इस तरीके की अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है कि जो सिविलियन शिप्स होती हैं उन पे ड्रोन अटैक्स, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है सबसे ज़्यादा करती है। हालांकि इस पे कंफर्मेशन नहीं मिली है, ऐसा अभी शक किया जा रहा है, अभी इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। और इस अटैक के बाद हुतीज़ जो थे, इन्होंने एक और अटैक किया आपके गैबॉन फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर पे, उसी जगह पे इन सदर्न रेड सी। हालांकि इन दोनों अटैक्स का, एक तो आपका MV जेम प्लूटो वाला जो अटैक हो गया, और ये जो दूसरा अटैक हो गया, इनका अभी तक इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी तक इससे अभी देखेंगे कि कैसे इजराइल ने इससे पहले भी एक और ऐसा अटैक किया है जो कि इजराइल से रिलेटेड शिप थी, ठीक है। इन अ वे द एस्केलेशन और इन द वायलेंस वाज टू बी एक्सपेक्टेड। द प्रेशर ऑन मैरीटाइम फोर्सेस इन वेस्टर्न इंडियन ओशन हैज बीन बिल्डिंग सिंस मिड नवंबर व्हेन द हौतीज रिलीज्ड अ वीडियो ऑफ अ रेड ऑन अ कार्गो वेसल इन रेड सी विद रिपोर्टेड इजरायली लिंक्स। तो ये जो अटैक हुआ है रिसेंटली, इसकी कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा इंडिया के साथ भी हो सकता है। क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले ये जो हूथी ग्रुप है, इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जहां पे उन्होंने एक कार्गो शिप पे, रेड सी में एक और कुछ महीनों पहले कार्गो शिप जा रही थी, आपका मिड नवंबर में एक कार्गो शिप जा रही थी जिसको हूतीज़ ने चढ़ के कब्जा कर लिया और उस पर रेड मार ली, ठीक है। और उसका वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया, और वो जो शिप थी कहीं ना कहीं उसका इजराइल से संबंध था। तो इसलिए अब वहाँ पे इस तरीके की गतिविधियाँ होने लगी हैं, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया की शिप के साथ भी ना ये हो जाए। टू प्रोटेक्ट रीजनल मैरीटाइम ट्रैफिक द US अनाउंस्ड ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लास्ट वीक विद सपोर्ट ऑफ एलाइज। तो ये चीज़ जब इंडिया ने तो देखी, बाकी देश भी इस चीज़ को देख रहे थे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने देखा कि अब यहाँ पे हमले होने लगे हैं, ठीक है, हूती अटैक्स कर रहा है वहाँ पे सिविलियन शिप्स पे ड्रोन से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के भी काफ़ी मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, उनका भी काफ़ी सारा ट्रेड जो है रेड सी के माध्यम से चलता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने व्यापार से संबंधित जहाज़ों को बचाने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन लाया, ठीक है। एक टाइप से ऑपरेशन लॉन्च किया अलग अलग आसपास के अपने एलाइज के साथ, जैसे यूनाइटेड किंगडम, बहराइन, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल, जिनके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे संबंध हैं। इन सब ने मिलकर ये वाला ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि इस तरीके की घटनाएं उनकी शिप्स के साथ ना हों। और इसके चलते जो मिलिटेंट्स हैं, जो हूती हैं, उन्होंने अपना जो टारगेट एरिया है वो और ज़्यादा बड़ा कर लिया है। तो अब इंडिया के लिए यहाँ पे एक डिलेमा आता है, ठीक है। दो सिचुएशन आती हैं इंडिया के लिए, जो दोनों ही दो ऑप्शन आते हैं इंडिया के लिए, दोनों ही इंडिया के लिए थोड़े टफ होते हैं। इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काफ़ी कोलैबोरेट करता है, अलग अलग कोलैबोरेशंस में कंट्रीब्यूट करता है,
India's need to contribute to US-led endeavor, but ostensibly wary of taking on Houthis. इंडिया यूएस के साथ तो अच्छे संबंध रखता है, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करता है, एक्सरसाइजेस भी करता है, लेकिन ये जो हूतीज़ हैं, इंडिया इनसे डायरेक्टली डील नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ये जो है हूतीज़ जो हैं ये ट्रेंड कॉम्बैटेंट्स हैं, ठीक है। जैसे आर्मी होती है, ट्रेंड फोर्स होती है, वैसे हूतीज़ भी हैं, इनको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली है इन कॉम्बैट। तो कहीं ना कहीं अभी इंडिया इनको इतनी दूर जाके करने में थोड़े हेजिटेट कर रहे हैं। बिफोर द चैम प्लूटो इंसिडेंट, इंडिया वारशिप ऑन इंडियन एंटी पायरेसी ड्यूटीज इन गल्फ ऑफ आर्डन अपीयर टू हैव अवॉइडेड द कॉन्फ्लिक्ट जोन इन रेड सी, सदर्न रेड सी। तो जो एग्जाम्पल है इसका कि इंडिया डायरेक्टली हूती को इंगेज नहीं करना चाह रहा है, इससे पहले भी देखिए, इस शिप से पहले भी इंडिया जो एंटी पायरेसी वाले जो काम करता था, तब भी गल्फ ऑफ आर्डन में, ठीक है, गल्फ ऑफ आर्डन आपका सदर्न रेड सी में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इंडिया जो है सदर्न रेड सी में एंटर नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे हूतीज़ होते हैं और इंडिया इनके साथ अभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाह रहा। A drone attack on a commercial ship in Arabian Sea significantly alters India calculus. तो अभी तक देखिए इंडिया जो हूतीज़ हैं उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करा था, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने इंडिया पे डायरेक्टली अटैक किया है, तो अब हो सकता है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो थोड़ा बदल जाए। Indian observers are likely to see if this attack as a sign that the Houthis are capable willing to strike their enemies anywhere in the Indian Ocean. ठीक है, उसके बाद लोग ये भी कहते हैं कि ये जो अटैक हुआ है इससे और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है इंडिया को, कि इंडिया जो है यूएस का कोएलिशन ज्वाइन कर ले, ठीक है। इंडिया जो है अभी किसी का कोई कोएलिशन ऐसा ज्वाइन नहीं कर रहा है, इंडिया अपना खुद से इंडिपेंडेंट रह रहा है बिना किसी कोएलिशन ज्वाइन किए। तो अब एक सवाल होता है, इवन इफ द टाइम इज़ राइट फॉर इंडिया टू एक्ट, द क्वेश्चन इज़ हाउ। तो अब सवाल आता है कि देखिए अब इंडिया की शिप्स पे, इंडिया के बाहर अब ड्रोन अटैक होने लगे हैं, तो अब समय तो आ गया है कि इंडिया इस मामले में कोई ना कोई अपना कदम उठाए, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे, ठीक है। बहुत कम नेवीज़ हैं ऐसी दुनिया में जिनके पास एंटी ड्रोन, ठीक है, ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, ड्रोन अटैक्स को काउंटर करने का जो टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत कम नेवीज़ के पास है, बहुत कम आर्मीज़ के पास है, ठीक है। टू कॉम्बैट द एयर एंड सी बोर्न ड्रोन्स इफेक्टिवली, ओनली इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर डिफेंस अगेंस्ट एरियल ड्रोन आर जैमिंग एंड स्पूफिंग, एंड दीज आर अनअवेलेबल टू द मर्चेंट शिप्स। तो ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि सबसे पहली बात तो ड्रोन अटैक्स को काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। ड्रोन जो है अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ऑब्वियसली अगर उसका वेपन की तरह यूज़ करने लगे तो उसको काउंटर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जो कि अभी सामने नहीं आई है वो टेक्नोलॉजी। अभी जो हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं ड्रोन को टैकल करने के लिए, वो है जैमिंग और स्पूफिंग। तो और ये दोनों जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं आर्मी और नेवी के पास तो होती हैं, लेकिन अटैक किस पे हो रहा है, मर्चेंट शिप पे, और मर्चेंट शिप पे ये वाली टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती हैं जिससे वो ड्रोन के अटैक को काउंटर कर सकें। टू कॉम्प्लिकेट द मैटर्स, मैनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज आर नॉट नोन टू वर्क वेल इन पर्टिकुलर वेदर कंडीशन। तो उसके बाद बताया है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कि जैसे जैमिंग होता है, ठीक है, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब जैम करते हैं तो सारे सिग्नल्स जैम हो जाते हैं उस एरिया के। तो ड्रोन जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पे काम करता है, तो ड्रोन का जब सिग्नल जैम हो जाता है तब ड्रोन को कंट्रोल करने वाला अपने ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि उस एरिया में बाकी जो हमारे एलाइज हैं उनके भी सिग्नल्स जैम हो जाते हैं। उसके बाद स्पूफिंग के साथ भी दिक्कत है कि स्पूफिंग के साथ क्या होता है, जो ड्रोन होता है इरेटिकली बिहेव करने लगता है। उसके बाद देखिए और वेपन्स होते हैं, जैसे और टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जैसे लेज़र सिस्टम हो गया, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन हो गया। ये बहुत कारगर वेपन होते हैं, सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अभी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है, अभी कई सारे नेवीज़ की पहुँच के बाहर है। तो अब आज के समय में ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया के पास देखिए टेक्नोलॉजी तो वो है नहीं,
और जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो इंडिया कमर्शियल शिप्स को या फिर सिविलियन शिप्स पे नहीं अप्लाई करता। तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए इंडिया भी हो सकता है यूएस लेड कोलिशन जो है, यूएस का जो समूह है प्रोटेक्शन का, उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसका नाम है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ठीक है, कोलिशन नेवीज इन वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, तो यूएस का ये कोलिशन है जिससे वो अपने और अपने बाकी मित्र देशों के जहाज़ों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल इशू है, एकदम से इंडिया ड्रोन वॉरफेयर को काउंटर नहीं कर सकता, तो इंडिया ये ज्वाइन कर लें, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ज्वाइन कर लें। और उसमें से देखिए 5 टास्क फोर्स हैं इसके अंडर, और जो टास्क फोर्स 153 है ये आपका ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है इसने। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था कि यूएस ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है, वो आपका कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के अंडर में आता है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द कोएलिशन द India could help create a safe transit corridor stretching out from the southern Red Sea to the Gulf of Aden and beyond। तो अगर इंडिया इस कोएलिशन का हिस्सा बनता है तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है सदर्न रेड सी में और गल्फ ऑफ आर्डन में। ठीक है, तो उसके बाद ये बताया गया है कि अगर इंडिया ये कर भी ले तो हूतीज जो हैं फिर भी सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इजराइल में जो चल रहा है और अभी भी ये वाली जो कोएलिशन है कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जो हैं, इसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं कि काफ़ी सारे देश जैसे फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, पहले इसका हिस्सा हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, वो इससे बाहर आ चुके हैं क्योंकि इसमें खुद काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब इन सब फैक्टर्स की वजह से इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है और अटैक्स करने में। और कहीं ना कहीं इंडियन नेवल कमांडर्स को ये भी पता है कि हूतीज से लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि एंटी ड्रोन वॉरफेयर जो है, तो ड्रोन्स के खिलाफ जो वॉरफेयर होता है, अभी तक इंडिया उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। हालांकि बाकी देश इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे यूएसएस कार्नी हो गया। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक जहाज़ है, तो इन्होंने क्लेम किया है कि वहाँ उस एरिया में अभी लगभग 14 ड्रोन्स उन्होंने मार गिराए हैं, लेकिन अभी उसका और डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं दिया है कि कैसे करे हैं, क्या वेपन्स यूज़ करे हैं। ठीक है, तो उसके बाद बोला है कि हूतीज़ को ओवरकम करना एक चैलेंज होने वाला है। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या इसका सल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं वी विल नीड इम्प्रोवाइजेशन, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हायर ऑर्डर ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन कोएलिशन पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ने एक टाइप से सल्यूशन के तौर पे ये चीज़ ऑफर करी है, बताई है कि क्या क्या इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए। और इंडिया अभी भी प्रोसेस में है, इंडिया को अभी तक काउंटर ड्रोन सिस्टम्स अभी नहीं मिले हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, ठीक है, उनके पास फिर भी ऐसी थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उनके पास ऐसे सेंसर्स हैं कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करके वो एक कुछ हद तक ड्रोन्स को मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को बाकी नेवीज़ के साथ मिल के काम करना होगा, एक केपेबल पार्टनर्स के साथ मिल के काम करना होगा। इंडिया को बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस बनानी पड़ेगी और इंडिया को बेटर वेपनरी की और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए। एंड कहीं ना कहीं अब हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। और जो आपके लिटोरल एरियाज़ हैं, जैसे रेड सी वाले एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ में वहाँ पे जो वॉरफेयर हो रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए अब इंडिया को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ये है आपका ये पूरा आर्टिकल जो आपका ड्रोन वॉरफेयर के बारे में बात कर रहा है और अभी जो रिसेंटली हुआ है उसके बारे में। तो चलिए अब उसके बाद दूसरा आर्टिकल देखते हैं, मेकिंग हेल्थ आर टॉप प्रायोरिटी इन 2024। ठीक है, तो रेलेवेंस की अगर बात करें, रेलेवेंस की अगर बात करें तो ये मोस्टली आपका मेंस ओरिएंटेड टॉपिक हैं। मेंस में भी आप कह सकते हैं, स्पेशली एस्से में आप इसके कोट्स को काफ़ी ज़्यादा मेंशन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या तरीके बताए हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये आपका GS2 में, ठीक है, आपका गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के अंडर में आता है कि हेल्थ
हेल्थ केयर वाला जो हमारा सेक्टर है उसके बारे में, एंड हमारे कंट्री में हेल्थ केयर सेक्टर को लेके क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, क्या क्या डेटा है, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या सल्यूशंस हो सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है और यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा, यूज़फुल डेटा भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो चलिए देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है, मेकिंग हेल्थ टॉप प्रायोरिटी इन 2024। तो सबसे पहले अगर बैकग्राउंड की बात करें तो अभी लास्ट नवरात्रि फेस्टिवल पे देखिए, उसी दिन एक घटना सामने आती है कि लगभग 10 लोगों की डेथ हो जाती है 24 घंटे के अंदर, और उसका कारण क्या बताया जा रहा है, हार्ट अटैक। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है, इन 10 लोगों में 13 साल के बच्चे से लेके एक मिडिल एज्ड पर्सन भी शामिल थे। तो इतनी वाइड एज रेंज में देखिए अब हार्ट अटैक्स होने लगे हैं। अभी तक माना जाता था कि जो एजेड लोग होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, हार्ट अटैक की समस्या उन्हें ही होती है, बट नहीं, अब ये बच्चों में भी होने लगी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का डिजीज़ बर्डन जो है लग रहा है कि शिफ्ट हो रहा है, और इंडिया के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, ये अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर WHO की अब एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें, WHO की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी इनविजिबल नंबर्स, उसके हिसाब से 2019 में इंडिया में 66% डेथ जो हुई थी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की वजह से हुई थी। जैसा कि हमने बात करा डायबिटीज़, कैंसर, आपका हार्ट डिजीज़ेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस। और इस 66% में 22% जो हैं इंडिया में वो 30 साल के ऊपर की एज के हैं, एंड दुनिया में ये वाला जो परसेंटेज है ये लगभग 18% होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा जो यंग पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हमारा इंडिया में एक ध्यान में रखने वाली बात यह है, क्योंकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, तो ये डिजीज़ेस बहुत बड़े पैमाने पे प्रिवेंटेबल होती हैं। अगर हम सही नीतियाँ अपनाएं तो इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको होने से रोक सकते हैं। तो अगला आपका आता है कि इट इज़ अ क्वाइट क्राइसिस। ठीक है, एक ऐसा क्राइसिस है जो शोर नहीं मचा रहा है, जो बैकग्राउंड में चल रहा है बहुत बड़े तरीके से। तो रीज़न क्या है आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का? देखिए 3 मेन रीजंस बताए हैं, बिहेवियरल, जेनेटिक और मेंटल फैक्टर्स। बिहेवियरल फैक्टर्स में है जैसे अनहेल्दी डाइट है, जैसे बहुत ऑयली खाना खाते हैं, बहुत बाहर का खाना खाते हैं, हाई शुगर और हाई सॉल्ट कंटेंट होता है जिसमें, ठीक है, और जिसमें अनहेल्दी डाइट में जैसे घर का खाना नहीं होता है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स नहीं होते हैं डाइट में। वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको हो गया, ठीक है, ये हो गए आपके बिहेवियरल फैक्टर्स। उसके बाद अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ेस हो गए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। उसके बाद आपका हो गया सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, लाइफ में बिल्कुल भी चलना फिरना बिल्कुल नहीं है, जैसे, और मेंटल फैक्टर्स हो गए जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। तो अगले पॉइंट में ऑथर ये बताते हैं कि इंडिया को देखिए, पूरे इंडिया के डिजीज़ बर्डन को ध्यान में रखते हुए इंडिया को कहा जाता है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? इंडिया में 101 मिलियन जो हैं वो डायबिटिक हैं, और उससे ज़्यादा 136 मिलियन लोग जो हैं वो प्री डायबिटिक हैं। एंड इंडिया में आपके कैंसर इंसिडेंट्स जो होते हैं वो ऐसा WHO कहता है कि 2040 तक 57.5 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया में एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस अब उभरता हुआ दिख रहा है। और अगर और इस हेल्थ क्राइसिस की वजह से एक इंडिविजुअल को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे पूरे देश को भी नुकसान होता है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि इंडिया कुड इंकर कॉस्ट ऑफ 4.58 ट्रिलियन ड्यू टू NCDs माने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इंडिया को लगभग इतना अमाउंट 4.58 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है आपके 2012 से 2030 तक, अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे ध्यान ना दिया गया। तो उसके बाद बात करिए कि अब क्योंकि नया साल आ रहा है तो इसके लिए क्या एक नया रेजोल्यूशन हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये बताया है कि सरकार कुछ स्टेप्स ले रही है।
इसके लिए, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स, ठीक है। और उसके बाद 75/25 इनिशिएटिव चला रही है इंडिया टू टैकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एंड उसके बाद बताया है कि सरकार तो ये कर ही रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी आती है इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन इंडिविजुअल्स टू मेक हेल्थ अ टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। तो उसके बाद है हाउ हम लोग बेटर चॉइस, अब क्योंकि इंडिविजुअल्स की यहाँ पे बात हो रही है तो हम लोग बेटर चॉइस कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, अच्छा खा के, ठीक है, हम क्या खाते हैं, ठीक है, वो चॉइस डिटरमाइन करती है कि हमारी कैसी हेल्थ हो। हम लोग दिन में कितना मूव करते हैं वो डिटरमाइन करता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप हम करा लेते हैं तो सही समय पर चीज़ें पता चल जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने डेली रूटीन में माइक्रो हैबिट्स लाएँ, छोटी छोटी हैबिट्स लाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक इंस्टेड ऑफ अ व्हीकल, कि हम लोग पैदल चल के जाएँ, साइकिल से जाएँ, ठीक है, ना कि हम लोग छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए हम लोग गाड़ियों से या मोटरसाइकिल से जाएं, ठीक है। जैसे हम लोग को रोज़ दिन में 30 मिनट तो चलना ही चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि इससे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आती है, बोन्स स्ट्रॉन्गर होती हैं, और हमारे बॉडी में जो एक्सेस फैट होता है वो कम होता है, और इससे हमारी जो मसल की पावर होती है वो बढ़ती है। उसके बाद बताया है कि चूजिंग स्लो फूड ओवर फास्ट फूड। देखिए फास्ट फूड तो सबको पता ही है, बर्गर है, होता है, पिज़्ज़ा होता है, पास्ता होता है, नूडल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है कि इसमें बहुत सारा फैट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, हाई शुगर होता है, हाई सॉल्ट होता है, हाई नंबर ऑफ़ कैलोरीज होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। तो चूजिंग स्लो फूड जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, ठीक है, और नेचुरल है, ठीक है, कम प्रोसेस्ड फूड है, वो वाले इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हैं और जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। और साल में एक बार हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए ताकि कोई भी अगर डिजीज़ हो तो उसका अर्ली डिटेक्शन हमें पता चल सके। और टॉक मोर अबाउट हेल्थ, तो हम लोग अभी जनरली देखिए, अब हम लोग आपस में कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते कि हमें क्या शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, क्या हमें और अच्छा करना चाहिए, क्या नए आइडियाज़ हो सकते हैं इसको लेके। तो कहीं ना कहीं हमें आपस में ये सारी बातों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इश्यूज़। एंड कहीं ना कहीं वी नीड टू मेक बेटर लाइफ चॉइसेस, सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर अ बेटर नेशन, क्योंकि इंडिविजुअल जो चूज़ करता है, एक टाइप से इंडिविजुअल्स ही मिलके नेशन बनाते हैं। तो अगर इंडिविजुअल्स अच्छी चॉइस बनाएंगे तो फिर नेशन भी अच्छा हेल्दी रहेगा। तो उसके बाद बताया है अबाउट हाउ टू क्रिएट अ हेल्दियर नेशन। तो ये बताया है अ नेशन इज़ ट्रांसफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड देयर चॉइसेस, ठीक है, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। कि नेशन को अच्छे बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, नेशन को हेल्दी बनाने के लिए नेशन का जो डिजीज़ बर्डन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बर्डन है, कैसे ओवरऑल कम हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर नेशन में जो सिटीज़न हैं अगर वही पूरे समय बीमार रहेंगे, उन्हें ही काफ़ी बीमारी होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, लोगों की सेंस ऑफ हैप्पीनेस पे फ़र्क पड़ेगा, उस कंट्री में हाई हेल्थ केयर कॉस्ट आएगा, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड और ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। तो चॉइसेस जो होती हैं वो इंडिविजुअल्स बनाते हैं, ठीक है, एंड अगर इंडिविजुअल्स अच्छी चॉइस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा फ़र्क सोसाइटी पर पड़ता है। तो इसीलिए हमें आज से ही, नया साल आ रहा है, हमें छोटे छोटे अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद है ग्रोथ चार्ट्स, WHO स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंडिया क्राफ्टेड। तो देखिए हमने अभी बात करी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे आपके मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, जैसे आपके फूड सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ होते हैं, जैसे आपका माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका उसके बाद जैसे आपका स्टंटिंग हो गया, उसके बाद जैसे वेस्टिंग हो गया, जैसे अंडर न्यूट्रिशन हो गया, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशनल इश्यूज़ आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम उनकी पॉलिसी बनाते हैं, जब हम उनकी पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें इन इंडिकेटर से संबंध में हमें डेटा की ज़रूरत होती है। हमें डेटा चाहिए होता है कि हर चीज़ का क्या डेटा है, ठीक है। डेटा इसलिए चाहिए होता है ताकि हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बना सकें, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी।
तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है इसमें कई सारे इश्यूज आते हैं कि डेटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, क्या क्वालिटी है डेटा का, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड है डेटा का, क्या डेटा है और कितने रेगुलरिटी में डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ केयर पॉलिसीज़ के डेटा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे हम अलग अलग चीज़ों को मेज़र करते हैं और कहाँ से उनका डेटा यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस आर्टिकल में ग्रोथ चार्ट्स WHO स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंडिया क्राफ्टेड। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये सभी को पता है कि इंडिया में बहुत हाई लेवल पे अंडर न्यूट्रिशन है और ये इंडिया में एक मेजर इशू है, जैसे स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, ठीक है, अंडरवेट हो गया एंड इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन के, जैसे पॉवर्टी हो गया, वुमेन का लो स्टेटस हो गया, पुअर सैनिटेशन हो गया, ठीक है, पुअर हेल्थ हो गई, डाइटरी डाइवर्सिटी अगर कम होती है, जैसे अगर वीट राइस सिस्टम में अगर सिर्फ वीट और राइस खाया जाए तो अलग अलग आयरन की, विटामिन ए की, फोलिक एसिड की कमी होने लगती है, तब अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है। और अगर फूड इनटेक ही इनसफिशिएंट हो। उसके बाद बात करिए कि जो अंडर न्यूट्रिशन होता है, फैक्टर्स तो हमें पता है लेकिन इन्हें नापा कैसे जाता है। देखिए, दो मेन क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला हाइट फॉर एज होता है, जिसके अंडर में आपका स्टंटिंग आता है और क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन आता है। और वेट फॉर हाइट होता है जब वेस्टिंग। स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, लो हाइट एंड एज, और वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट। ये चीज़ आप बहुत ध्यान में रखिएगा। ये अक्सर प्रीलिम्स में इस तरीके के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, स्टंटिंग और वेस्टिंग। इनको इस तरीके से मैच द फॉलोइंग के लिए बोला जाता है। और ये बताया है कि इंडिया यूजेस स्टैंडर्ड मेजर्स गिवन बाय WHO टू मेजर द मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, इंडिया जो है कुछ अपने स्टैंडर्ड मेजर यूज़ करता है, ठीक है, और WHO के मेजर्स यूज़ करता है। लेकिन ये जो मेजर्स ही यूज़ करता है इंडिया, अलग अलग जिनके बारे में हम बात करेंगे, उन मेजर्स में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं? तो WHO का एक मेजर होता है MGRS, ठीक है। MGRS मतलब मल्टी ग्रोथ रेफरेंस स्टडी, ठीक है, MGRS। ये स्टडी जो है 1997 से लेकर 2003 में कंडक्ट कराई गई थी ब्राज़ील, घाना, इंडिया, नॉर्वे, ओमान एंड US में। इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चों का जो आइडियल ग्रोथ पैटर्न है, किस तरीके से बच्चों को बढ़ना चाहिए या किस तरीके से अच्छे पालन पोषण के बाद बच्चे कैसे बढ़ते हैं, एक टाइप की उसकी स्टडी करी थी कि क्या आइडियल ग्रोथ पैटर्न होता है बच्चों का इन अ गुड एनवायरनमेंट, कि जब बच्चों की सारी ज़रूरतें फुलफ़िल की जाएं उनके ग्रोथ की, तब क्या एक रेफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का ही रेफरेंस यूज़ किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो पैरामीटर है सिर्फ उसी को रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं US में देखा गया है कि वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो होती है बच्चों को रेस करने के बारे में, तो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है। वहाँ पे मार्केट में आपके टीन के डब्बे में कुछ पाउडर आते हैं बेबी फार्मूला जो होते हैं, उन्हें बच्चों को खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है बाकी कंट्रीज़ में और यूनाइटेड स्टेट्स के इंडिकेटर्स में। उसके बाद ये बताया गया है इसको एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ करते हैं, ना कि रेफरेंस। स्टैंडर्ड मतलब जो यहाँ पे है वैसा ही हर जगह पे होना चाहिए, ठीक है, कि स्टडी हो रही है, स्टडी को स्टडी के तौर पे नहीं, उसे एक स्टैंडर्ड ही बना दिया कि अब जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कंपैरिजन है, वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे, इस स्टडी के हिसाब से, MGRS के हिसाब से, जबकि वो मात्र एक रेफरेंस की तरह यूज़ करा जाना था बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो ये एक दूसरा इशू बताया गया है। और इंडिया की अगर बात करें कि जो इंडिया में सैम्पल्स यूज़ करते हैं हम, जैसे अलग अलग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर और भी काफ़ी सारे अलग अलग सर्वे होते हैं, तो उनकी जो रेफरेंस जो होता है वो हम इंडिया में प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड्स के यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे फेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं तो अक्सर देखा गया है कि जो अंडर न्यूट्रिशन के नंबर्स हैं वो ओवर एस्टिमेट हो जाते हैं, ठीक है। जितना एक्चुअल में अंडर न्यूट्रिशन है, हम बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट करने के बाद उसे ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। जितना अंडर न्यूट्रिशन है उससे ज़्यादा निकल के आता है नंबरों में। एंड कहीं ना कहीं हमारे पास एक इंडिया में लैक ऑफ डेटा है और ऑल्टरनेट स्टैंडर्ड्स और रेफरेंसेस इनकी कमी है टू कंपेयर डेटा विच लीड्स टू एरर इन डेटा।
उसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे इंडिया में 6 to 23 मंथ्स ऑफ चिल्ड्रन हैं ऑफ बेस्ट हाउस होल्ड, ठीक है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या देखें, बेस्ट हाउस होल्ड के इतने उम्र के जो बच्चे हैं 2019 के, तो उनमें से सिर्फ 12.7% ही आपके मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट के अंडर कवर्ड होते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड है आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट, ये सेट कौन करता है? WHO। तो कहने का ये मतलब है एक WHO का स्टैंडर्ड है और एक इंडिया का स्टैंडर्ड है, ठीक है। और दोनों के रेफरेंस में और स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो इंडिया के लिए अच्छा है वो WHO अपने खुद के क्राइटेरिया के हिसाब से देखता है और कहता है सही नहीं है, जबकि इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सही होता है। तो जो डेटा के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है वो एक इशू आ जाता है। यहाँ पे आता है आपका इशू ऑफ कंपैरिजंस। स्टैंडर्ड ऑफ WHO MGRS वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टडीज़। और कहीं ना कहीं जैसे और क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं WHO के और कंट्रीज़ के NFHS के क्राइटेरिया में। जैसे MGRS में एक आपका क्राइटेरिया होता है काउंसलिंग टू इंश्योर अप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस, जो कि आपका इंडिया में मिसिंग है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि इंडिया के क्राइटेरिया में नहीं है। अब उसके बाद आता है आपका एक और फैक्टर, जेनेटिक ग्रोथ कॉज ऑफ कंसर्न। तो डिफरेंस इन जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल विद अदर कंट्रीज़, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल हाइट। तो इन काफ़ी सारे हेल्थ वाले जो इंडिकेटर्स हैं, इसमें एक और क्राइटेरिया होता है जेनेटिक ग्रोथ का। हर पीढ़ी में ग्रोथ के पैटर्न्स और ग्रोथ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, और हर कंट्री के हिसाब से, हर कंट्री के इन्वायरमेंट और कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वो जेनेटिक चेंजेस और ग्रोथ भी में फ़र्क आता है। जैसे आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया मैटरनल हाइट, ठीक है। तो इस फैक्टर को लेके इट रेजेज अ क्वेश्चन अबाउट जनरेशनल डिफरेंस इन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, या और उसके बाद नीड टू कैप्चर दिस एस्पेक्ट एज वेल लाइक इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट, स्टंटिंग एंड डिप्रिवेशन, ठीक है। उसके बाद ये बताया है कि इस जो पूरा फैक्टर है इसका पूरा रेलेवेंसी क्या है। क्वेश्चन अपॉन रेलेवेंस ऑन जेनेटिक चेंजेस एट ऑल। तो यहाँ पे बताया गया है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखा गया है कि जब कुछ कंट्रीज़ में, ठीक है, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ में आपके जनरेशनल स्टंटिंग का जो फिनोमिना होता है, स्टंटिंग जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वो WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से खरा दिखता है, ठीक है, मतलब सही दिखता है। और सिमिलर एक्सपीरियंस आपका इंडिया में भी है। सम स्टेट शो हायर इम्प्रूवमेंट दैन अदर्स, फास्टर रिडक्शन ऑफ स्टंटिंग। तो इंडिया में भी देखें तो कुछ स्टेट में देखा गया है कि स्टंटिंग में प्रोग्रेस जो है वो कुछ स्टेट्स में बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा तेज़ होता है। तो इसलिए इसको इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल्सो कंसिडरिंग द शिफ्टिंग जीन पूल विद द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की जैसे डेवलपमेंट सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वैसे उस कंट्री का जो जेनेटिक मेकअप भी है उस पर भी फ़र्क आता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है इस तरीके के भी फैक्टर्स को इंक्लूड करना। तीसरा इशू आता है आपका इनअप्रोप्रिएटली हाई स्टैंडर्ड्स लीडिंग टू मिस डायग्नोसिस, कि जो अलग अलग मेजर्स होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि जो टॉप हाउस होल्ड्स होते हैं, जो सबसे रिच फैमिलीज होती हैं, उनका हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होता है। तो इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आ जाते हैं बच्चों को लेके, जैसे यहाँ पे ओवर फीडिंग हो जाती है, ठीक है। जो अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मिस क्लासिफिकेशन होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से पुअर आउटकम होते हैं। उसके बाद मेजर इशू ड्यू टू स्प्रेड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एंड कहीं ना कहीं ये आपका इंडिया में उतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइटरी गैप है और पुअर कवरेज ऑफ स्कीम्स इन इंडिया है। तो आज के समय में हमें क्या करने की ज़रूरत है इसे काउंटर करने के लिए, इन स्कीम्स को इम्प्रूव करने के लिए, कि जो स्कीम्स होनी चाहिए कि ये आपकी सीरियल हैवी ना हो के सारी ग्रेन्स को इंक्लूड करना चाहिए, और डाइटरी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके की खाने की चीज़ें होनी चाहिए इनमें जैसे मिड डे मील्स में एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पल्सेस इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके न्यूट्रिशन बेस्ड मेजर्स होते हैं, जैसे सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आपका चाइल्ड केयर सर्विसेज हो गया। अगर हम इनको इम्प्रूव करते हैं तो ओवरऑल हमारा हेल्थ केयर सिनेरियो जो है इम्प्रूव होता है।
एंड उसके बाद बताया है कि और हेल्थ केयर में गैप्स क्या हो सकते हैं, जैसे लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी है, एक्सेस टू एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है। एंड ये सारे के सारे आपके कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट से लिंक होते हैं। और दूसरी बात, कंट्री में रिसोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे कितनी इनइक्वालिटी है कंट्री में, किसके पास कितना वेल्थ है, लैंड है, ठीक है, उन चीज़ों से ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड ये समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा जो है यूनिकली ग्रो करता है, अलग तरीके से ग्रो करता है। एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर्सनल मस्ट यूज़ देयर जजमेंट्स। तो आखिरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ICMR, इसके कुछ रिकमेंडेशन हैं, ठीक है। इसको लेके अलग अलग स्टैंडर्ड्स को लेके, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, बच्चों के हेल्थ स्टैंडर्ड्स को लेके कमेटी बैठी टू रिवाइज द ग्रोथ रेफरेंस फॉर इंडिया। इंडिया की जो किसी इंसान की छोटे से लेके बड़े तक ग्रोथ है, उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसको लेके स्टडी करा। एंड यहाँ पे सजेस्ट किया कि हमें अभी एक डिटेल्ड स्टडी करने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड ग्रोथ इन इंडिया। और हमें एक नेशनल ग्रोथ चार्ट बनाने की ज़रूरत है जिसमें हमें एक टाइप से रेफरेंस मिल सके, ठीक है। उसके बाद बताया है फाइनली आखिर में कि अनटिल वी फुलफिल आवर एस्पिरेशन एंड डेवलप आवर कैपेसिटी वी मस्ट फॉलो द WHO MGRS नॉर्म्स। तो ये रिकमेंडेशन जब तक कि फुलफिल नहीं होती हैं, जब तक कि हमारे पास खुद के स्टैंडर्ड्स ना हो, खुद का अच्छा डेटा ना हो, तब तक हमें यही वाला डेटा, WHO का ही डेटा फॉलो करना पड़ेगा। ये है आपका थर्ड आर्टिकल। उसके बाद आता है आपका लास्ट आर्टिकल है, ये है आपका विल स्लिम रेवोल्यूशनाइज लूनर लैंडिंग्स। तो अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर प्रीलिम्स का देखें तो प्रीलिम्स में आपके स्पेस टेक जो है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अलग अलग नेशंस के अलग अलग कौन से लूनर मिशंस हैं, ठीक है, किस तरीके के हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अगर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में देखिए आपका ये GS3 में आता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो अभी अगला मिशन इंडिया का चंद्रयान 4 है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करता है कि ये वाला मिशन चंद्रयान 4 को कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वाले आर्टिकल को देखते हैं, विल स्लिम रेवोल्यूशनाइज लूनर लैंडिंग्स। तो बैकग्राउंड के सबसे पहले बात करें तो दिसंबर 25 में क्या हुआ, जापान, ठीक है, जापान ने एक एयरक्राफ्ट लॉन्च करा, एक सैटेलाइट लॉन्च करा, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसका फुल फॉर्म है SLIM, ठीक है। ये एक आपका स्पेस क्राफ्ट है अब अभी रिसेंटली जिसने मून के ऑर्बिट में एंटर कर दिया है। और अब जापान जो है पूरी दुनिया में 5th कंट्री बन गई है विल बी अ 5th कंट्री। अभी इसने लैंड नहीं किया है, इट विल बी 5th कंट्री टू डू अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। उसके बाद बताया है कि मिशन का सक्सेस या फेलियर जो है इंडिया के चंद्रयान 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जानने की है कि ये SLIM स्लिम है क्या। तो सबसे पहली बात, ये बनाया किसने है, JAXA ने। जैसे इंडिया का इसरो है, ठीक है, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, US का नासा है, वैसे जापान का JAXA है एक टाइप से, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। इसने सितंबर 7 को ये वाला एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था। ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, यहाँ से तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट से। अब इसका वेट क्या है, ये वाला जो सैटेलाइट है इसका वेट क्या है, यह आपका 590 kg तक, और आपका चंद्रयान जो था उसका वेट कितना था, 3900 kg, तो इससे बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद ये आपका H2A रॉकेट से लॉन्च किया है और इसमें आपका XRISM है, इसका मतलब एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप, ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सरे टेलीस्कोप है। तो दिसंबर 25 को ये जो आपका सैटेलाइट है इट एंटर्ड इनटू द इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ मून, ठीक है। तो ये जैसे आपका मून है, इलेप्टिकल ऑर्बिट मतलब जैसे आपने देखा होगा ऑर्बिट जो है सर्कुलर, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, ठीक है। असल में सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, ये एक टाइप से इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है कि एक टाइप से थोड़ा नैरो सा ये ऑर्बिट रहता है, और एक साइड से ये थोड़ा क्लोज होता है और दूसरी साइड से ये थोड़ा फार्दर होता है। एंड
ये जो सैटेलाइट है ये इसी ऑर्बिट में अब एंटर कर दिया है, अब ये इसी के अलोंग घूमेगा और इसी के अपोजी और पेरिजी में घूमेगा। अपोजी आपका होता है फार्देस्ट पॉइंट होता है, जो कि आपका मून का 4000 किलोमीटर है। आपके ऑर्बिट पे जो आपके प्लैनेट से सबसे दूर का पॉइंट होता है उसे अपोजी कहते हैं, और ऑर्बिट पे जिस पॉइंट पे वो बॉडी सबसे पास में होगी उसे पेरिजी कहते हैं। और यहाँ पे अगला फैक्ट ये है कि ये मून का जो है सेकंड अटैम्प्ट है, जापान का सेकंड अटैम्प्ट है सॉफ्ट लैंड करने का। इससे पहले जनवरी में किया था लेकिन फेल हो गए थे। तो ये यहाँ पे बात करी है कि ये जो मिशन है स्लिम, ये मून तक पहुँचेगा कैसे। सबसे पहली बात तो इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसका वेट जो है काफ़ी कम है, इट हैज़ लेस वेट, तो इसलिए ये फ्यूल भी कम कैरी करता है। अब अगर यहीं पे चंद्रयान को कंपेयर करें तो चंद्रयान का जो वज़न है बहुत ज़्यादा था। वो इसलिए था क्योंकि 3.9 टन में ऑलमोस्ट 2.1 टन जो था आपका ईंधन था, ठीक है, आपका फ्यूल था। लेकिन इसका फ़ायदा भी क्या हुआ, जहाँ पे सितंबर में लॉन्च होकर दिसंबर या जनवरी में जापान का स्पेसक्राफ्ट पहुँचेगा मून पे, वहीं इंडिया का 1 महीने से कम में पहुँच गया था। एंड इंडिया के स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 ने रूट कौन सा फॉलो किया था, उसे कहते हैं होम एंड ऑर्बिट। अब अगर इस वाले मिशन की बात करें तो ये 4 महीने ले रहा है, ठीक है, और ये दूसरा रास्ता अपना रहा है। जिस रास्ते पे इंडिया का चंद्रयान 3 गया था वो नहीं, उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिससे वो और ज़्यादा अपना फ्यूल जो है बचा सके। मोर फ्यूल एफिशिएंट रूट बेस्ड अपॉन वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी, ठीक है। इट वेंट टू अर्थ्स ऑर्बिट, बिल्ट अप काइनेटिक एनर्जी एंड शॉट अप टू मून्स ऑर्बिट, ठीक है। तो ये मून पे करेगा क्या, तो देखिए ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लैंडर है, इसे मून स्नाइपर का नाम दिया है। ये कोशिश करेगा कि ये लगभग इसने डिसाइड किया है कि लैंडिंग साइट इसकी 100 मीटर के अंदर अंदर लैंड करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट लिमिट है, आपके जो एरिया है, परमिसेबल एरिया है लैंड करने का, उसके 100 मीटर के अंदर अंदर लैंड करना ये बहुत बड़ी बात है। 100 मीटर का उसने एरिया डिसाइड किया है, ठीक है, एंड इसी के अंदर ये लैंड करेगा। इसी तरीके से देखिए चंद्रयान 3 जो है अपने लैंडिंग एरिया से 350 मीटर दूर लैंड किया था। वहीं नासा का क्यूरोसिटी रोवर जो है वो 2.4 किलोमीटर दूर लैंड किया था अपने पोजीशन से, जहाँ पे सेट किया था लैंड करना। और अभी तक जो सबसे क्लोज लैंड किया है वो चाइना का जो मून का रोवर है आपका चैंग E3, वो आपका 89 मीटर अवे लॉन्च हुआ है। तो ये 100 मीटर के अंदर के एक सरकमफरेंस के अंदर लैंड करने का इनका ऑब्जेक्टिव है। तो ये बहुत टफ होता है, ठीक है, इसीलिए इसे मून स्नाइपर के नाम दिया है। एंड ये एक टाइप से रिकॉर्ड भी सेट कर सकता है फॉर स्मॉल एरिया लैंडिंग साइट। और ये लैंड कहाँ पे होगा, कौन सा एरिया, इस एरिया का नाम होगा शियोली क्रेटर। और इट विल यूज़ डेटा फ्रॉम द JAXA सेलिन ऑर्बिटर। तो जैसे इंडिया का जो एक ऑर्बिटर है, मून का जो ऑर्बिटर है, जो प्रज्ञान रोवर है, विक्रम लैंडर है, वो अपने ऑर्बिटर से सारी इन्फॉर्मेशन को रिले करता है। वैसे उस तरीके से जापान का भी अपना ऑर्बिटर है जो उसने 2009 में लॉन्च किया था। और मून पे सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इससे 2 लूनर व्हीकल्स निकलेंगे। लूनर एक्सकर्जन व्हीकल होगा जो वहाँ का टेम्परेचर, रेडिएशन और जो मून का जो मेंटल है उसे स्टडी करेगा। तो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, ये मिशन चंद्रयान 4 को कैसे इम्पैक्ट करेगा। हाउ विल स्लिम अफेक्ट चंद्रयान 4। तो आज के समय में कंट्रीज जो हैं मून के साउथ पोल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा सोचा जा रहा है कि वहाँ पे वाटर आइस है और यहाँ से हमें वाटर मिल सकेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए आगे के समय में जब ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो हैं, जब मून पे कॉलोनीज़ बनाएंगे तो उनके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वाटर। और कहीं ना कहीं अगर मून पे उसका सोर्स मिल जाता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो एक टाइप से ये बताया क्या जा रहा है कि मून के साउथ पोल में वाटर मिल सकता है। तो इंडिया का जो अब चंद्रयान 3 के साथ इंडिया का जो सेकेंड फेज़ है ये हो गया है ओवर, ठीक है। अब आता है इंडिया का थर्ड फेज़, अब शुरू हो रहा है, ठीक है, थर्ड फेज़ ऑफ लूनर मिशन। अब इंडिया का थर्ड फेज़ का पहला मिशन होगा क्या, लूपेक्स,
ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो होगा आपका चंद्रयान 4, ये जो है चंद्रयान 4 आपका इंडिया जापान के साथ जॉइंट एंटरप्राइज में बन रहा है, ठीक है। इंडिया जापान मिल के इसे बना रहा है। 2026 में ये लॉन्च होगा एंड ये मून के साउथ पोल में और भी ज़्यादा डीप जाएगा। तो अब इंडिया के लिए चंद्रयान 4 के लिए ये वाला मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए पोल पे, साउथ पोल जो है वो काफ़ी पथरीला है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी क्रेटर्स है और वहाँ पे काफ़ी खड़ी चट्टानें हैं। तो कहीं ना कहीं जब इंडिया और चंद्रयान 4 को लैंड कराना चाहेगा तो मून का लैंडिंग एरिया, उस जगह का लैंडिंग एरिया और भी लिमिटेड होगा, ठीक है, अनइवन टेरेन होगा लैंडिंग के लिए। अगर इंडिया एक बड़ा सैटेलाइट वहाँ पे लॉन्च करना चाहे तो बहुत छोटी से जगह पे इंडिया को लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका स्लिम का जो नेविगेशन सिस्टम है, इस वाला जापान के सिस्टम का स्पेस क्राफ्ट का जो नेविगेशन सिस्टम है और प्रिसीजन लैंडिंग है, वो इंडिया के लूपेक्स के लिए बहुत ज़्यादा काम की होगी। और इस मिशन में जो इंडिया जापान मिल के बना रहा है, इसमें जापान जो है लॉन्च व्हीकल और लूनर रोवर प्रोवाइड करेगा और इंडिया जो है लैंडर मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा। ये हो गया पूरा का पूरा आपका डिटेल जापान के इस मिशन का और इसका इंडिया पे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आई होप आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा इससे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल।